balance theory of sex determination, it is particularly highlighted in the Drosophila. ड्रासोफिला आप सब जानते हो लेबोरेटरी एनिमल कहलाता है। मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट इस ड्रासोफिला के ऊपर किए गए हैं। और जब सेक्स डिटर्मिनेशन की बात आई तो एक चीज़ पहले बता दें कि ड्रासोफिला में भी फीमेल में XX और मेल में XY क्रोमोसोम्स नंबर है, लेकिन in case of Drosophila, Y chromosomes have no role in the development of sex, in the determination of sex. ये अपने आप में एक यूनिक चीज आ गई कि बिल्कुल ह्यूमन जैसा दिख रहा है इसका सेक्स क्रोमोसोम्स का अपीयरेंस, बट Y क्रोमोसोम्स का रोल नहीं होता। इसके लिए सीबी ब्रिज ने, जिन्होंने जेनिक बैलेंस थ्योरी दी है, एक क्रॉस कराया है। उस क्रॉस को बताएं उसके पहले एक चीज बता दें कि ड्रासोफिला के केस में ऑटोसोम में मेल डेवलपिंग टेंडेंसी होती है और एक्स क्रोमोसोम्स में फीमेल डेवलपिंग टेंडेंसी होती है, लेकिन वाई क्रोमोसोम्स का रोल बिल्कुल नहीं होता है। इसे हम दो एग्जाम्पल से भी प्रूव करेंगे और सबसे पहले ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना चेंज कैसे आया है, कौन डिटरमाइन कर रहा है ड्रासोफिला में सेक्स को। तो एक्चुअल में ड्रासोफिला के केस में एक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम, इनका जो रेशियो है ये निर्धारित करता है सेक्स का डिटर्मिनेशन। याद रखना इस पॉइंट में कि एक्स क्रोमोसोम्स में फीमेल डेवलपिंग टेंडेंसी है, जबकि वाई क्रोमोसोम्स में ऑटोसोम में मेल डेवलपिंग टेंडेंसी पाई जाती है। अब ये डिटर्मिनेशन देखिए, सीवी ब्रिज ने ये बताया कि एक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम का रेशियो डिटरमाइन द सेक्स इन द ड्रासोफिला। क्या है? अगर एक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम का रेशियो 1 होता है से ज़्यादा होता है तो ये सुपर फीमेल होती है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीमेल कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि ये सर्वाइव नहीं करती है, मर जाती है। राइट। जब एक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम का रेशियो 1 होता है तो ये नॉर्मल फीमेल में डेवलप होगी। जब एक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम का रेशियो 1 से 0.5 के बीच में होता है तो ना तो ये प्रॉपरली मेल के रूप में डेवलप होगा, ना फीमेल के रूप में, ये इंटरसेक्स के रूप में डेवलप हो जाता है। और जब एक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम का रेशियो 0.5 होता है तो ये नॉर्मल मेल के रूप में डेवलप होता है। और जब एक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम का रेशियो 0.5 से कम होता है, लेस देन 0.5, तो ये सुपर मेल के रूप में डेवलप होता है, यानी कि इसमें मेल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण इसका मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है और ये भी अल्टीमेटली डेड हो जाता है। अब ये आया कैसे रेशियो? ये रेशियो सीवी ब्रिज ने कैलकुलेट किया बाय देयर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या था? इन्होंने एक ट्रिप्लॉइड फीमेल और एक डिप्लॉयड मेल का क्रॉस कराया और क्रॉस कराने के बाद जितनी प्रोजेनी मिली उन प्रोजेनी के सेक्स को कैलकुलेट किया। अब आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जेनिक बैलेंस थियरी। फीमेल, ट्रिप्लॉइड फीमेल में क्रोमोसोम्स नंबर क्या होगा? ट्रिप्लॉइड फीमेल का क्रोमोसोम्स नंबर होता है 3 ऑटोसोम प्लस 3 एक्स क्रोमोसोम्स, और जो डिप्लॉयड मेल होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 ऑटोसोम और XY, यानी कि ये मेल है, 2 ऑटोसोम प्लस XY। और जो फीमेल है, जो ट्रिप्लॉइड है, जिसमें 3 सेट में क्रोमोसोम्स हैं, तो उसमें 3 ऑटोसोम होता है और 3 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इनका क्रॉस कराया है और ये 8 तरह की प्रोजेनी सामने है, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक आपको लिखना है, आपने जेनिक बैलेंस थियरी को क्लियर नहीं किया तो वो सेक्स डिटर्मिनेशन इनकम्प्लीट होगा।
चलिए, फीमेल जो ट्रिप्लॉइड फीमेल है ये अपने गैमीट बनाएगा। अब आप ये बताओ कि गैमीट कैसे बनेंगे और कितने बनेंगे। जनरली हम सब जानते हैं, जैसे एक्स वाई है भाई, ऑटोसोम है, जैसे अभी आपने ह्यूमन के केस में देखा था ना, 44 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई, तो एक स्पर्म बन गया 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, दूसरा बन गया 22 ऑटोसोम प्लस वाई। ये बन गए ना दो तरह के गैमीट, दो तरह के स्पर्म। या ओवम में आपने देखा सब एक तरह के स्पर्म बन रहे, एक तरह के ओवम बन रहे थे, दैट इज 22 ऑटोसोम प्लस एक्स का ओवम था। ये ट्रिप्लॉइड फीमेल है। ट्रिप्लॉइड फीमेल का मतलब ऐसे समझो कि ये सेल है, इसमें 3 ऑटोसोम हैं और 3 एक्स क्रोमोसोम्स हैं। आधे आधे हो जाने चाहिए ना, तभी तो क्रोमोसोम्स नंबर हाफ होगा, प्रक्रिया तो वही चलेगी। यहाँ भी मियासिस होगी और क्रोमोसोम्स की संख्या आधी होगी, तो आप कैसे आधा आधा करोगे भाई? ऐसा तो नहीं करोगे कि 1.5 ऑटोसोम और 1.5 एक्स क्रोमोसोम्स एक तरफ आ जाए, और ऐसे ही 1.5 ऑटोसोम और 1.5 एक्स क्रोमोसोम्स एक तरफ आ जाए। इस तरह की तो कोई मैकेनिज्म आई थिंक नहीं है कि क्रोमोसोम्स टूट करके आधा आधा हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनती है? आप जानते हो जेनेटिक्स में प्रोबेबिलिटी का ही एग्जाम्पल दिया जाता है कि क्या क्या संभावना बन सकती है गैमीट बनने की। कि ये जब ये ट्रिप्लॉइड फीमेल जिसमें 3 ऑटोसोम और 3 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, जब ये गैमीट बनाएगी तो ये गैमीट दो तरह से संभावना है, और जितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी हम उस सारी प्रोबेबिलिटी को यहाँ क्लियर करेंगे, लेके चलेंगे। तो जरा देखिए, एक तरीका ये हो सकता है कि 2 ऑटोसोम और 2 एक्स क्रोमोसोम्स एक तरफ चले जाएं। जब सेल डिवाइड होगी ना, ओवम बनेंगे, तो 2 ऑटोसोम और 2 एक्स क्रोमोसोम्स एक तरफ चले गए, बाकी क्या बचा? 1 ऑटोसोम और 1 एक्स क्रोमोसोम्स एक तरफ चले गए, तो ये 2 ओवम बन गए। ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो हमने लिखा है यहाँ पे कि 2 ऑटोसोम और 2 एक्स क्रोमोसोम्स एक ओवम में, और 1 ऑटोसोम और 1 एक्स क्रोमोसोम्स दूसरे ओवम में। एक तरीका ये होगा विभाजन का। दूसरा तरीका क्या होगा? कोई जरूरी थोड़ी ना किसी तरह से डिवाइड हो। जब मियासिस होगी तो क्रोमोसोम्स अपने हिसाब से मूव करते हैं, तो एक दूसरी प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि 2 ऑटोसोम और 1 एक्स क्रोमोसोम्स एक तरफ चला जाए, और कितना बच गया? 1 ऑटोसोम और 2 एक्स क्रोमोसोम्स वो एक तरफ चले जाए। तो इस तरह से भी ये बढ़ सकते हैं। तो ये 2 तरह के ओवम और बनने की संभावना है। ये हमने यहाँ लिखा है कि 2 ऑटोसोम और 1 एक्स क्रोमोसोम्स एक तरफ, और 1 ऑटोसोम जो बचा हुआ है और 2 एक्स क्रोमोसोम जो बचा हुआ है वो एक तरफ। तो कहने का मतलब कि एक फीमेल ड्रासोफिला जो ट्रिप्लॉइड है, उसमें 4 तरह के गैमीट या ओवम बनेंगे। या तो 2a प्लस एक्स का होगा, a प्लस एक्स का होगा, ये एक तरह के, या 2a प्लस एक्स और a प्लस एक्स का होगा। 4 तरह के बनेंगे। मेल गैमीट, मेल का क्रोमोसोम्स नंबर कितना हो रहा है? 2 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल आधा आधा हो जाएगा। कैसे आधा आधा होगा? एक पोल पे चले जाएगा 1 एक्स और 1 ऑटोसोम, और एक इस तरह से 1 ऑटोसोम प्लस 1 एक्स दूसरी तरफ चला जाएगा, बाकी का बचा हुआ ऑटोसोम और वाई। तो ये 2 ही तरह के गैमीट बनेंगे मेल में। तो ये 2 तरह के गैमीट हमने दिखाए हैं मेल गैमीट, एक a प्लस एक्स का, एक a प्लस वाई का। और आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन तो प्रोबेबिलिटी पे आधारित है। कौन सा ओवम किस स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा, नोबडी नोज। यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो ये क्रॉस कराया उन्होंने, और उनको ये 8 तरह की प्रोजेनी मिली हैं। अब आप देखिए, इसको कैलकुलेट करिए कि फीमेल के केस में जाइगो ट्रिप्लॉइड ड्रासोफिला और डिप्लॉइड ड्रासोफिला मेल का क्रॉस कराने पे ये 8 तरह की प्रोजेनी बनेगी। ये ध्यान रखना कि ये गैमीट है, मेल गैमीट, ये भी मेल गैमीट है, इधर ये फीमेल गैमीट्स हैं,
फीमेल गैमीट्स आप देख रहे हो 4 तरह की हैं, जो हमने आपको बताया कि ट्रिप्लॉइड में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये 4 तरह की गैमीट की बनेगी, फीमेल गैमीट की। क्रॉस कराओ। अगर ये ओवम इस मेल स्पर्म से फ्यूज करेगा तो जोड़िएगा जरा, क्या क्या आएगा। ओवम के पास 2 ऑटोसोम 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, स्पर्म के पास 1 ऑटोसोम 1 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, दोनों मिल जाएंगे, क्या बनेगा 3 ऑटोसोम 3 एक्स क्रोमोसोम्स। कैसे निर्धारित हो रहा है सेक्स, X/A के रेशियो पर, जो हमने आपको पहले दिखा दिया। अब यहां देखो क्या होगा, 3/3, 3 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, 3 ऑटोसोम हैं, रेशियो क्या आएगा 1। अगर 1 आ रहा है तो पिछले चार्ट में आपको दिखाया है कि ये क्या होगी, नॉर्मल फीमेल डेवलप होगी। अब यही ओवम अगर इस स्पर्म से फ्यूज होता है तो क्या होगा, यहां 2 ऑटोसोम 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, यहां 1 ऑटोसोम 1 वाई क्रोमोसोम्स है, तो ये दोनों ऑटोसोम मिलके क्या होगा, ये 3 ऑटोसोम, XX यहां है और Y यहां है, तो XXY, राइट। अब आप रेशियो बताओ, ऑटोसोम एक्स क्रोमोसोम्स का, तो एक्स क्रोमोसोम्स कितने हैं 2, ऑटोसोम कितने हैं 3, ये कितना आएगा 0.67। 0.67 पे आपको पिछले चार्ट में क्या बताया गया था कि ये प्रोजेनी क्या हो जाएगी, न तो मेल होगी न फीमेल होगी, ये इंटरसेक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप दूसरे को देखिए, अगर फीमेल गैमीट में ये ओवम A+X वाला है और ये फ्यूज कर रहा है स्पर्म A+X से, तो प्रोजेनी में क्या आएगा, जाइगोट में 2 ऑटोसोम 2 एक्स क्रोमोसोम्स, अगेन 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं और 2 ऑटोसोम है, तो ये एक्स और 1 ऑटोसोम का रेशियो कितना हो गया 1, तो ये भी नॉर्मल फीमेल होगी, नॉर्मल फीमेल। अगर ये स्पर्म फ्यूज करता है A+X वाले ओवम के साथ, तो A+X यहां है और A+Y यहां है, तो 2 ऑटोसोम हो गए और 1 Y क्रोमोसोम्स हो गया, A+X प्लस A+Y, तो 2 ऑटोसोम प्लस ये XY होगा, यहाँ गलती से लिख गया है केवल Y, तो XY होगा, और ये रेशियो क्या बन रहा है भाई, एक्स क्रोमोसोम्स 1 है और ऑटोसोम 2 है, तो रेशियो क्या आएगा 0.5, और 0.5 क्या है, ये नॉर्मल मेल के रूप में डेवलप होगा। अगला ओवम देखिए, अगला ओवम जिसमें 2 ऑटोसोम और 1 एक्स क्रोमोसोम्स है, अगर ये A+X वाले स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा तो 2 ऑटोसोम इसका 1 ऑटोसोम इसका, 3 ऑटोसोम हो गए, 1 एक्स क्रोमोसोम्स इसका 1 एक्स क्रोमोसोम्स इसका, 2 एक्स क्रोमोसोम्स हो गए, तो 2/3, 2 एक्स क्रोमोसोम्स और 3 ऑटोसोम, ये रेशियो क्या बनेगा 0.67, ये भी क्या हो जाएगा इंटरसेक्स। अगर यही ओवम 2 ऑटोसोम प्लस 1 एक्स क्रोमोसोम्स का A+Y वाले क्रोमोसोम से फ्यूज करेगा तो 3 ऑटोसोम हो जाएंगे और 1 एक्स क्रोमोसोम्स हो जाएगा, तो ये प्रोजेनी या ये जाइगोट किस रूप में डेवलप होगा, एक्स क्रोमोसोम्स 1 है और ऑटोसोम 3 है, 1/3, यानी कि ये 0.33 होगा। 0.33 होगा मीन्स कि ये सुपर मेल के रूप में डेवलप होगा, और ये सुपर मेल इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर होगा इसमें कि ये मर जाएगा, सरवाइव नहीं करेगा। अब यहां देखिए, 1 ऑटोसोम और 2 एक्स क्रोमोसोम्स वाला ओवम है, राइट, स्पर्म है
ए प्लस एक्स का, तो कितने हो जाएंगे जाइगोट में? 2 ऑटोसोम और 3 एक्स क्रोमोसोम्स, तो 3/2। ये रेशियो कितना आएगा? 1.33। तो ये प्रोजेनी किस में डेवलप होगी? ये सुपर फीमेल होगी, क्योंकि एक से ज्यादा है रेशियो x/a का, और सुपर फीमेल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीमेल कैरेक्टर आ जाते हैं, इसलिए ये भी सरवाइव नहीं करेगी। अब आइए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये लास्ट प्रोजेनी ओवम है, जिसमें कंटेंट है क्रोमोसोम्स का 1 ऑटोसोम और 2 एक्स क्रोमोसोम्स, और मेल स्पर्म में जो क्रोमोसोम्स हैं वो A+Y है। तो ये दोनों जब फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? 2 ऑटोसोम और XXY। इसको हाईलाइट कर रहे हैं, इसी से आप प्रूव करोगे एक पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेनी है। एक्स क्रोमोसोम्स भी 2, ऑटोसोम भी 2, रेशियो क्या आएगा? 1, और 1 का रेशियो आया तो ये जाइगोट या ये प्रोजेनी क्या बनेगी? बिल्कुल नॉर्मल फीमेल होगी, नॉर्मल फीमेल होगी। अब आप कहेंगे सर ये कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, ये तो कई जगह आती गई है। इससे हम ह्यूमन से कंपेयर करेंगे और आपको प्रूव कराएंगे कि क्या ड्रासोफिला में वाई क्रोमोसोम्स का रोल है क्या, क्योंकि हमने शुरू में बताया इन केस ऑफ ड्रासोफिला वाई क्रोमोसोम्स हैव नो रोल इन द सेक्स डिटर्मिनेशन। ना गौर करिए कि ये ड्रासोफिला का जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन है 2 ऑटोसोम प्लस XXY। ये डेवलप हो रही है नॉर्मल फीमेल में ड्रासोफिला में। और इसी के थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था ह्यूमन का। कौन सा एग्जाम्पल था? क्लीन-फिल्टर सिंड्रोम। क्लीन-फिल्टर सिंड्रोम में हमने बताया था 44 ऑटोसोम प्लस XXY, दोनों के सेक्स कंपोजिशन को आप कंपेयर करो। इसमें भी XXY है, इसमें भी XXY है ह्यूमन के केस में। ये अब आप देखो ड्रासोफिला के केस में ये XXY होने के बाद भी ये नॉर्मल फीमेल है, यानी कि वाई क्रोमोसोम्स का कोई रोल ही नहीं दिख रहा है यहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन में। क्योंकि अगर वाई क्रोमोसोम्स का थोड़ा भी रोल होता तो शायद ये नॉर्मल फीमेल में डेवलप नहीं होती। तो ये एग्जाम्पल अपने आप ये प्रूव करता है कि वाई क्रोमोसोम्स हैव नो रोल इन द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ ड्रासोफिला। ह्यूमन में देखिए XXY क्लीन-फिल्टर सिंड्रोम में पाया जाता है, और XXY में वाई क्रोमोसोम्स होने के बाद ये फिनोटिपिकली बाहर से देखने पे क्या होता है? ये मेल होता है। ये अलग बात है कि 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो फीमेल के कैरेक्टर ज़्यादा आ गए, लेकिन वाई क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस ने इसको मेल में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स इन केस ऑफ ह्यूमन Y chromosomes is responsible for the development of the male progeny, while in case of Drosophila, Y chromosomes have no role in the determination of sex. Clear? इस एग्जाम्पल को बेस बना करके आप प्रूव करेंगे, ह्यूमन के क्लीन-फिल्टर सिंड्रोम को एक बेस बना करके प्रूव करेंगे कि ह्यूमन के केस में वाई क्रोमोसोम्स इंपॉर्टेंट है मेल प्रोजेनी के डेवलप के लिए, लेकिन ड्रासोफिला के केस में वाई क्रोमोसोम्स का रोल किसी के डेवलपमेंट में नहीं है, न तो मेल सेक्स के डेवलपमेंट में है और न ही फीमेल सेक्स के डेवलपमेंट में है। इसीलिए सीबी ब्रिज की दी हुई ये जो ट्रिप्लॉयड और डिप्लॉयड का क्रॉस है, ये अपने आप प्रूव कर देता है कि इन केस ऑफ ड्रासोफिला द रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। एक एग्जाम्पल से तो आपने प्रूव कर दिया इसको, ये जीनोटाइप लेकर के 2A + XXY से कि वाई क्रोमोसोम्स हैव नो रोल। अब एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं जिससे हम इसको प्रूव करेंगे। गाइनेंड्रोमार्फ। गाइनो का मतलब फीमेल, एंड्रो का मतलब मेल, मार्फ मतलब मार्फोलॉजी।
ऐसा एनिमल जो मार्फोलॉजिकली आधा मेल है और आधा फीमेल है, जिसकी बॉडी बनती है तो इसकी बॉडी में ये आधा हिस्सा मेल का रहता है और आधा हिस्सा फीमेल का रहता है। इसे मोज़ेक ड्रोसोफिला कहा जाता है। मोज़ेक ड्रोसोफिला मतलब कॉम्बिनेशन है मेल और फीमेल का, आधा शरीर मेल और आधा शरीर फीमेल। हाउ इट इज पॉसिबल? यहाँ भी वाई क्रोमोसोम्स प्रूफ होगा कि वाई क्रोमोसोम्स का रोल ड्रोसोफिला के केस में नहीं होता है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है और कैसे बनता है। इसको ऐसे समझ लो, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, मान लो जीनोटाइप ये था 2 ऑटोसोम प्लस XX। कैसे आया होगा? ओवम था A प्लस X का, ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम्स का ओवा, और A प्लस X का स्पर्म भी था। ये दोनों कंबाइंड हो गए। जब कंबाइंड होंगे तो जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट कैसा बनेगा? 2A प्लस XX। ये जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। कायदे से तो ये जाइगोट अगर पूरा पूरा डेवलप हो जाता तो ये क्या बन जाता? फीमेल, क्योंकि 2 X क्रोमोसोम्स 2 ऑटोसोम रेशियो 1 आएगा और ये जाइगोट डेवलप हो जाता फीमेल में। लेकिन जब जाइगोट का डिवीजन शुरू हुआ और पहला ही माइटोटिक डिवीजन हुआ, तो आप जानते हो माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम्स की नंबर दोनों सेल में बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर हो जाते हैं? दोनों ऑटोसोम और दोनों X क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होंगे, 4 ऑटोसोम बनेगा और 4 X क्रोमोसोम्स बनेगा। 2 ऑटोसोम और 2 X क्रोमोसोम्स एक सेल में चले गए, जाइगोट का विभाजन हुआ। ये विभाजन हो रहा है जाइगोट का, ये जाइगोट माइटोटिक डिवीजन के जरिए विभाजित हो रहा है। तो 2 ऑटोसोम 2 X क्रोमोसोम से चूंकि डबल हो गया तो 2 ऑटोसोम 2 X क्रोमोसोम्स एक तरफ आ गया, एक सेल में जाइगोटिक सेल में आ गया, और दूसरे में भी आना चाहिए 2 ऑटोसोम 2 X क्रोमोसोम्स। लेकिन स्पिंडल फाइबर के जरिए जब ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे में आधे आधे बंट रहे थे तो दूसरी साइड का एक X क्रोमोसोम्स यहां से गायब हो गया, मिसिंग हो गया। नतीजा क्या हुआ कि एक एक X क्रोमोसोम्स तो आधे आधे पहुंच गए, दूसरा X क्रोमोसोम्स एक साइड से गायब हो गया। तो अब दूसरे साइड में जो जीनोटाइप पहुंचे वो क्या पहुंचे? 2 ऑटोसोम और एक X क्रोमोसोम्स। अब आप देखो यहां 2 ऑटोसोम और 2 X क्रोमोसोम्स हैं, तो ये 2/2 यानी कि 1। ये वाला जाइगोट का हिस्सा फीमेल बनेगा, और यहां क्या है रेशियो? एक X क्रोमोसोम्स इसका गायब हो गया, गलती से स्पिंडल फाइबर टूट गया और X क्रोमोसोम्स को पोल पे पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंचा, तो एक X क्रोमोसोम्स और 2 ऑटोसोम, तो ये रेशियो क्या आ गया? 0.5। जब 0.5 आ गया तो ये क्या डेवलप होगा? नॉर्मल मेल। तो ये आधा हिस्सा मेल में कन्वर्ट हो गया। तो ड्यू टू द लॉस ऑफ 1 X क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, half body convert into male and half body convert into female, and this progeny, that's why it is called gynandromorph, जो ये प्रूव कर रहा है कि यहाँ पे Y क्रोमोसोम्स नहीं बल्कि X और ऑटोसोम का रेशियो ही सेक्स को निर्धारित कर रहा है। और जो कि एक साइड से एक क्रोमोसोम X क्रोमोसोम्स का लॉस हो गया, दैट्स वाई आधी बॉडी मेल में कन्वर्ट हो गई, आधी फीमेल में कन्वर्ट हो गई। तो गाइनेंड्रोमॉर्फ अगेन प्रूफ दैट Y chromosomes have no role in the determination of sex in Drosophila. Now come to the same point जो हमने ह्यूमन में डिस्कस किया। यहां भी आप देख रहे हो कि वही X क्रोमोसोम्स ऑटोसोम का रोल है। ड्रोसोफिला में भी डोजेज कंपनसेशन की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अभी आपने पूरा जेनेटिक बैलेंस देखा, फीमेल में 2 X क्रोमोसोम्स हैं नॉर्मली और मेल में एक X क्रोमोसोम्स है। Y है भी तो Y का रोल तो होता नहीं,
मेल में एक एक्स क्रोमोसोम्स है, बिल्कुल ह्यूमन जैसा। डिटर्मिनेशन अलग अलग हो रहा है, वहाँ वाई निर्धारित कर रहा है, यहाँ एक्स और ए का रेशियो निर्धारित कर रहा है सेक्स को ड्रासोफिला में, लेकिन जीनोटाइप तो यही आ रहे हैं ना, एक्स एक्स फीमेल एक्स वाई मेल। फिर वही प्रॉब्लम आएगी, डोजेज कंपनसेशन कैसे, कि मेल ड्रासोफिला में एक्स क्रोमोसोम्स का प्रोडक्ट और फीमेल ड्रासोफिला में एक्स क्रोमोसोम्स का प्रोडक्ट कैसे बराबर होगा। ह्यूमन के केस में तो आपने देखा था कि फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम्स इनएक्टिव हो गया, बार बॉडी में कन्वर्ट हो गया, जिससे कि दोनों में एक एक एक्स क्रोमोसोम्स बचे और उनका प्रोडक्ट नो डाउट बराबर हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ वो मैकेनिज्म नहीं इन्वॉल्व होगी। इन केस ऑफ ड्रासोफिला डोजेज कंपनसेशन की जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल अलग है। क्या होगी इन केस में, यहां पर हाइपर एक्टिविटी होगी, हाइपर एक्टिविटी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स इन मेल। मेल में एक एक्स क्रोमोसोम्स हाइपर एक्टिव हो जाएगा, मतलब फीमेल के दो एक्स क्रोमोसोम्स मिल करके जितना प्रोडक्ट बनाएंगे, मेल का एक एक्स क्रोमोसोम्स अकेले ही उतना प्रोडक्ट बनाएगा। तो डोजेज कंपनसेशन की प्रक्रिया बिल्कुल चेंज हो गई। जीनोटाइप सेम है, लेकिन मेल और फीमेल में जो सोमैटिक प्रोडक्ट एक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा बन रहे हैं वो इक्वलाइज कैसे हों। तो ह्यूमन के केस में आपने देखा कि फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम्स इनएक्टिव होकर बार बॉडी बन गया, लेकिन ड्रासोफिला में बार बॉडी जैसी कोई चीज़ नहीं बनती है। फिर कैसे इक्वलाइज होगा, तो यहाँ पे फीमेल का दो एक्स क्रोमोसोम्स मिलकर के जितना प्रोडक्ट बनाता है, मेल का एक्स क्रोमोसोम्स अकेले ही उतना प्रोडक्ट बनाता है। मतलब ये एक्स क्रोमोसोम्स की एक्टिविटी हाइपर हो गई, हाइपर हो गई। इसी के कारण जितना ये दोनों मिलके बनाएंगे उतना ये अकेले बनाएगा। सो दिस इज द peculiar example of the dosage compensation in the Drosophila. In the case of Drosophila, the product of X chromosomes is equalized by the hyperactivity of X chromosomes of male. शायद ये पॉइंट हमने लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फीमेल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वन एक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द मेल। क्यों, कैसे हुआ, इट इज ड्यू टू द हाइपर एक्टिविटी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स ऑफ मेल, यानी कि वो अकेले उतना बनाएगा जितना फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम्स मिल के बनाएंगे, राइट। तो ये था डोजेज कंपनसेशन। तो ये दो थियरी तो आपके क्लियर हो गई। क्रोमोजोमल थियरी जो हमने ह्यूमन के केस में बताया, बर्ड के केस में बताया, एक होमोगैमेटिक हेट्रोगैमेटिक मेल था और एक हेट्रोगैमेटिक फीमेल था। फिर हम आते हैं ड्रासोफिला पे। ड्रासोफिला में हमने आपको जेनिक बैलेंस थियरी बताई, जहाँ एक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम का रेशियो सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है। एक तीसरी कंडीशन आपको बताई गई, तीसरी कंडीशन बताई गई हैप्लॉइडी और डिप्लॉइडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो सेक्स को निर्धारित करते हैं हनी बी में, हाइमेनोप्टेरा ग्रुप में। अब चौथी कंडीशन पे चलते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे फैक्टर पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत नॉर्मल है, हार्मोनल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हार्मोनल थियरी, कुछ एनिमल ग्रुप में ये देखा गया है कि हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, और उसके एक दो एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे। एक फेमस एग्जाम्पल क्रीव का है, जिन्होंने ये थियरी भी दी है चिक के ऊपर, हेन के ऊपर। इसमें होता क्या है कि जनरली बर्ड के केस में जो फीमेल बर्ड्स होती हैं, फीमेल हेन होती है, उसमें सिंगल ओवरी फंक्शनल होती है। जनरली हम सब जानते हैं कि वर्टिब्रेट में चाहे फिशेज हो, चाहे एम्फीबिया, चाहे रेप्टाइल्स या मैमल, सब में एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है। लेकिन बर्ड के केस में सिंगल ओवरी फंक्शनल होती है। अब आप कहेंगे क्यों फंक्शनल होती है, एक ही ओवरी क्यों होती है बर्ड के केस में? तो उसके पीछे दो कॉन्सेप्ट है जो इस टॉपिक से हट के हैं, लेकिन हम आपको बता दें। नंबर वन, बर्ड्स फ्लाइंग एनिमल है। फ्लाइंग एनिमल बर्ड्स में आपने बहुत से एडाप्टेशन पढ़े होंगे जिनका मकसद होता है कि वेट को रिड्यूस करना, क्योंकि फ्लाइंग एनिमल में अगर वेट ज़्यादा होगा तो उनकी फ्लाइंग कैपेसिटी डाउन होगी। तो सिंगल ओवरी होने के कारण
एक तो वेट रिड्यूस होता है, और दूसरा कारण क्या है सिंगल ओवरी होने का? आप जानते हैं कि बर्ड्स के केस में ओवम बड़े होते हैं। ओवम जितने बड़े होंगे उतना ही ज़्यादा कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी। किस लिए? भाई आप जानते हो कि मुर्गी के अंडे में जो ऊपर का कवच होता है कैलकेरियस, वो कैल्शियम का बना होता है। तो अगर एक के बजाय दोनों ओवरी से ओवम निकलेंगे तो उतना ही डिमांड कैल्शियम की बढ़ जाएगी। तो उस कैल्शियम की डिमांड उतना फुलफिल न होने के कारण ये भी एक एडाप्टेशन है कि लो सप्लाई ऑफ कैल्शियम एज वेल एज फ्लाइंग एक्टिविटी होने के कारण बर्ड्स के केस में एक ही ओवरी फंक्शनल होती है, दूसरा जो गोनैड होता है वो रूडिमेंट्री होता है, कम विकसित होता है। तो ये जो हार्मोनल कंट्रोल दिखाने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का, ये एक्चुअल में सेक्स रिवर्सल का केस है। क्या होता है सेक्स रिवर्सल में? सेक्स चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होता है? जनरली बर्ड के केस में एक ओवरी है, फंक्शनल है, दूसरे गोनैड जो होता है वो रूडिमेंट्री है, बिल्कुल विकसित नहीं होता है। जब फंक्शनल ओवरी किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो गई, डैमेज हो गई, तो उस कंडीशन में जो इसका रूडिमेंट्री कम विकसित गोनैड है, ये गोनैड टेस्टिस में बदल जाता है, डेवलप इनटू टेस्टिस, सो द फीमेल इज कन्वर्ट इनटू मेल सेक्स। कहने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व होगी कि जनरली बर्ड्स हैव सिंगल ओवरी, अदर गोनैड इज रूडिमेंट्री, लेकिन अगर वो ओवरी डिस्ट्रॉय हो गई, डिफेक्टिव हो गई, तो जो दूसरा गोनैड रूडिमेंट्री है, कम विकसित है, वो टेस्टिस में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से मेल जो है अल्टीमेटली फीमेल जो है वो अल्टीमेटली मेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो रीजन क्या है? अब आप जरा गौर करो, एंडोक्राइनोलॉजी पे जाओ कि जब तक ओवरी मौजूद थी, ओवेरियन हार्मोन आप जानते हो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे, वो सिक्रीट होते रहेंगे और फीमेल कैरेक्टर डेवलप होता रहेगा। और साथ ही साथ आप जानते हो इनके सपोर्टिंग हार्मोन पिट्यूटरी से भी निकलते हैं। पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलता है? पिट्यूटरी से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और LH निकलता है। अब क्या हुआ कि ओवरी तो डिस्ट्रॉय हो गई, ओवरी डिस्ट्रॉय हो गई मतलब कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन नहीं निकलेंगे, पिट्यूटरी के हार्मोन निकलेंगे। पिट्यूटरी का जो FSH निकलता है, जो LH निकलता है, वो रूडिमेंट्री गोनैड को स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट के लिए। और वो टेस्टिस में ही क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि फीमेल हार्मोन तो है ही नहीं, ओवरी तो है नहीं कि जो फीमेल हार्मोन सिक्रीट करेगी और फीमेल ओवरी डेवलप हो। तो पिट्यूटरी के सिक्रीटेड गोनैडोट्रॉपिक हार्मोन FSH और LH के कारण जो रूडिमेंट्री गोनैड है वो धीरे धीरे मेल सेक्स यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस में कन्वर्ट हो जाता है। That's why we can say that this is the hormonal determination of sex। एक केस हुआ जिसको क्रू ने डिस्क्राइब किया हेन के ऊपर कि हार्मोन भी सेक्स रिवर्सल या सेक्स को चेंज करने में या सेक्स डेवलप करने में रिस्पॉन्सिबल हैं। एक दूसरा केस देखिए, फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या? फ्री मार्टिन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये डिस्कवर किया। और किसमें डिस्कवर किया है? ये कैटल में डिस्कवर किया है। कैटल में कभी कभी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और ऐसे ट्विंस जिसमें एक मेल है और एक फीमेल है, तो होता क्या है कि फीमेल स्टेराइल हो जाता है, डेवलप ही नहीं होता नॉर्मल फीमेल में, और मेल नॉर्मल रहता है। याद रखिए दोनों एक ही प्लेसेंटा से, फीटल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं, जुड़वा बच्चे कैटल्स के, लेकिन उसमें अगर एक मेल हो एक फीमेल है तो फीमेल का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, वो स्टेराइल हो जाएगी, लेकिन मेल नॉर्मली डेवलप होगा। क्यों ऐसा हुआ? तो एक चीज तो ये समझ लो, जो स्टेराइल फीमेल है उसी को हम फ्री मार्टिन कहते हैं, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया। फ्री मार्टिन शब्द आ गया इन द ट्विंस ऑफ द कैटल्स व्हेन वन फीमेल एंड वन मेल प्रोजेनी इज डेवलप, फीमेल इज स्टेराइल
and it is called free martin on the name of worker, on the name of scientist, जिन्होंने इसको खोजा था। रीजन क्या बनता है कि मेल नॉर्मल हो रहा है और फीमेल स्टेराइल हो गई, इसका मतलब उसमें ओवरी का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। रीजन क्या होगा, आप सोचो जरा इस पे। आपको हमने बताया कि ट्विंस हैं, एक ही प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन से ये जुड़े हैं। मेल से निकलने वाला मेल हार्मोन इस फीटल मेम्ब्रेन प्लेसेंटा के जरिए फीमेल तक पहुंचता है और उसमें फीमेल हार्मोन के डेवलपमेंट को, सिक्रीशन को सप्रेस कर देता है। और जब फीमेल हार्मोन का, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली फीमेल गोनैड डेवलप नहीं होगा, ओवरी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, नतीजा होगा कि फीमेल स्टेराइल हो जाएगी। तो दिस इज द हार्मोन ऑफ द मेल हार्मोन which suppress the development of the female gonad in the twins, female twins। तो ये भी हार्मोन का, हार्मोनल कंट्रोल का फ्री मार्टिन एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है सेक्स डिटर्मिनेशन का। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ एनिमल में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। इस इन्वायरमेंटल फैक्टर में सबसे पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं, बोनेलिया, बोनेलिया विरिडिस। आप कहेंगे ये क्या है, ये एनिमल है, किस ग्रुप का एनिमल है, तो ये एनिलिडा का एनिमल है। एनिलिडा समझ रहे हैं ना सब लोग, आप सब जानते हो कि एनिलिडा जिसमें अर्थवर्म को रखा गया है, लीच को रखा गया है, नेरिस को रखा गया है, उसी ग्रुप का एनिमल है बोनेलिया विरिडिस। बोनेलिया विरिडिस मालूम है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रीन स्पून, इसका नाम है ग्रीन स्पून। मालूम है क्यों कहा जाता है, जरा इसका शेप देखिएगा, इस तरह का मैं आउटलाइन बना रहा हूँ। ये इसकी प्रोबोसिस होती है, ये बॉडी होती है, और ये स्पून जैसा इसका ब्रूड पाउच होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का होता है। ये प्रोबोसिस है, माउथ का हिस्सा, ये इसकी मेन बॉडी होती है, यहाँ इसका यूट्रस से रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ब्रूड पाउच। तो ये स्पून जैसा नज़र आता है और कलर होता है ग्रीन। तो जनरली इस एनिमल को हम कहते हैं ग्रीन स्पून। बड़ा पिक्यूलियर टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है और पिक्यूलियर टाइप की लाइफ स्टाइल भी है। इसके ब्रूड पाउच में, इसका, ये फीमेल है, इसी के ब्रूड पाउच यानी कि इसके यूट्रस में इसका मेल रहता है, बहुत छोटा सा होता है, यानी कि इसका मेल पैरासाइट है, किसका, अपने ही फीमेल का, जिसके यूट्रस में रहता है वहीं फीडिंग करता है। केवल 2 से 2.5 mm, 3 mm तक का होती है लंबाई, जबकि फीमेल अच्छी खासी लंबी है। इस एनिमल में इन्वायरमेंटल फैक्टर काम करता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। जब यहीं फर्टिलाइज करेगा, मेल यहीं रहता है, जैसे ही ओवम निकलता है यहीं फर्टिलाइज करता है, यहाँ से यूट्रस से ये फर्टिलाइज जाइगोट लार्वा बन के बाहर निकलता है। और सारे लार्वा एक जैसे रहते हैं, जो लार्वा निकलते हैं सब के सब एक जैसे होते हैं। लार्वा पे एक चीज़ याद आया कि ये लार्वा आपने बहुत जगह सुना होगा, टैडपोल लार्वा मेढक का, या कैटरपिलर लार्वा इंसेक्ट्स में। ये लार्वा किसको कहते हैं, जरा इस पे आप गौर करिए। अगर हम ये सवाल करें कि मेढक के बच्चे को लार्वा कहा जाता है, उसका नाम है टैडपोल लार्वा, लेकिन आदमी के बच्चे को लार्वा नहीं कहा जाता, कौन बताएगा? कैसे डिफाइन करेंगे कि लार्वा क्या, क्यों आदमी के बच्चे को लार्वा नहीं कहते हैं और मेढक के बच्चे को हम टैडपोल लार्वा नाम देते हैं? तो उसका एक कॉन्सेप्ट समझ लो छोटा सा। अगर किसी एनिमल का यंग अपने पेरेंट्स से फिजियोलॉजी में, स्ट्रक्चर में, बिहेवियर में बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है, तब उस यंग को लार्वा कहा जाएगा। लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर में, फिजियोलॉजी में अपने एडल्ट जैसा होता है तो उसको लार्वा नहीं कहते हैं। अब समझना जरा, ह्यूमन के केस में लार्वा क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि आदमी का जो बच्चा है
वो स्ट्रक्चरली, फिजियोलॉजिकली, बिहेवियरली हर तरीके से एडल्ट के समान होता है। केवल अंतर कहाँ होता है कि वो सेक्सुअली इमेच्योर होता है। दैट्स वाई वी कांट से इट लार्वा। लेकिन जो मेढक का बच्चा है, बहुत सारे लोगों ने तालाब में देखा होगा बरसात के दिनों में तैरते हुए, तो एक आम आदमी को अगर उसको दिखाओ तो कहता है कि मछली का बच्चा है। क्यों? क्योंकि मेढक का जो बच्चा होता है उसकी फिजियोलॉजी, उसका हैबिटाट, उसकी स्ट्रक्चर सब कुछ फिशेस से मिलते जुलते हैं। कोई देख के नहीं कहता है कि एडल्ट फ्रॉग जैसा है। इसका मतलब है कि जो लार्वा होता है फ्रॉग का, वो अपने एडल्ट से फिजियोलॉजी में भी डिफर करता है, स्ट्रक्चर में भी डिफर करता है, बिहेवियर में भी डिफर करता है। तो ऐसे सारे एनिमल जिनमें यंग की कंडीशन अपने एडल्ट से बिल्कुल भिन्न होती है, हम केवल उसी को लार्वा नाम देते हैं। ठीक, तो एक जनरल पॉइंट हमने बताया कि लार्वा याद रखना कि क्यों आदमी के बच्चे को लार्वा नहीं कहते और मेढक के बच्चे को लार्वा कहा जाता है, कि लार्वा को डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसके केस में, बोनेलिया के केस में जो लार्वा निकलते हैं वो लार्वा दो तरह से डेवलप होते हैं। कुछ लार्वा इसके प्रोबोसिस के पास यहीं अटैच हो गए और अटैच होकर के डेवलप होते हैं। जब यहीं अटैच होकर डेवलप होते हैं, यहीं से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो ये मेल बन जाते हैं। और कुछ लार्वा यहाँ से स्केप करके पानी में चले जाते हैं, वाटर में। पानी में जाकर जब लार्वा डेवलप होता है तो ये फीमेल बन जाता है। तो हुआ ना इन्वायरमेंट का डिफरेंस, कि इन द केस ऑफ बोनेलिया उसका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, कि जब प्रोबोसिस के पास, उसके माउथ के पास अटैच होकर लार्वा डेवलप होता है तो वो मेल में डेवलप होता है। लेकिन अगर यही लार्वा प्रोबोसिस के पास अटैच होने के बजाय पानी में चला गया और पानी में फ्रीली डेवलप होता है तो फीमेल में कन्वर्ट होता है। तो दो इम्पैक्ट आ रहे हैं यहाँ पे, हार्मोनल इम्पैक्ट भी आ रहा है और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी आ रहा है, कि लार्वा का इन्वायरमेंट बदल गया तो ये अलग अलग सेक्स में कन्वर्ट हो गया। साथ ही साथ अगर प्रोबोसिस के पास ये अटैच होकर के मेल डेवलप होता है तो इसका मतलब ये भी इंडिकेट होता है कि प्रोबोसिस से निकलने वाला हार्मोनल सिक्रीशन इस लार्वा को फीमेल बनने से रोक देता है। और फीमेल के डेवलपमेंट के लिए एक फ्री वाटर का जब इन्वायरमेंट मिलता है तब वो डेवलप हो पाता है। यही पॉइंट हमने लिखा है कि इफ द लार्वा अटैच नियर द प्रोबोसिस ऑफ द फीमेल देन इट डेवलप इनटू मेल। लेकिन अगर इस लार्वा डेवलप इनटू फ्री वाटर, इट कन्वर्ट इनटू फीमेल। मतलब प्रोबोसिस के द्वारा सिक्रीट किया गया सबस्ट्रेट विच सप्रेस द फीमेलनेस, फीमेल डेवलपमेंट को रोक देता है। तो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का भी एग्जाम्पल है और साथ ही साथ हार्मोनल सिक्रीशन के इम्पैक्ट का भी एग्जाम्पल है, कि बोनेलिया में इन्वायरमेंटल फैक्टर सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है। एक और लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ रेप्टाइल्स में। यहाँ पे क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स के डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं। टर्टल के केस में यहाँ थोड़ा सा पॉइंट आप चेंज कर लेना। टर्टल में हाई टेम्परेचर पर फीमेल का डेवलपमेंट होता है। टर्टल के केस में हाई टेम्परेचर पर फीमेल प्रोड्यूस होती है, क्रोकोडाइल में नहीं, ये कटेगा। और लो टेम्परेचर पर मेल डेवलप होता है। ये पिक्यूलियर एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं। टर्टल के केस में अगर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड से उससे ज़्यादा है तो फीमेल प्रोजेनी डेवलप होगी। टेम्परेचर अगर 20 से 25 के बीच में है तो मेल प्रोजेनी डेवलप होगी। क्रोकोडाइल में ठीक उल्टा हो जाता है। क्रोकोडाइल के केस में जब हाई टेम्परेचर होता है एबव 30 तो मेल बनता है, और जब लो टेम्परेचर होता है तो फीमेल का डेवलपमेंट होता है। तो है ना पेक्युलियरिटी, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर, कि जहां टेम्परेचर प्रोजेनी का सेक्स डिसाइड कर रहा है, कि हाई टेम्परेचर पर
कुछ एनिमल में फीमेल और कुछ में मेल। ये वेरिएशन हमें रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर पर्टिकुलरली टेम्परेचर एज ए मेजर फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स इनटू द मेल एंड फीमेल। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन। एक बार एक रिकैप बता दें आपको कि जब आपको सेक्स डिटर्मिनेशन लिखना है तो सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहले आप सेक्स डिटर्मिनेशन को डिफाइन करेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और किस स्टेज पे होता है। तो ये भी हमने आपको बताया था कि एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के स्टेज पे ये डिसाइड होता है और इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। एक क्रोमोजोमल थ्योरी बताई गई जिसमें XX और XY सिस्टम को लेकर समझाया आपको। दूसरा बर्ड के केस में ZZ और ZW सिस्टम लेकर के समझाया। तीसरा केस आया डिप्लॉयड क्रोमोजोम्स नंबर और हैप्लॉयड क्रोमोजोम्स नंबर। हनी बी में आपको समझाया गया सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके बाद ड्रासोफिला का केस आता है जहाँ दूसरी थियरी इन्वॉल्व हो गई, जेनिक बैलेंस थियरी, कि जहाँ Y क्रोमोजोम्स का रोल नहीं है बल्कि X क्रोमोजोम्स और ऑटोसोम का रेशियो सेक्स को निर्धारित करता है। फिर उसके बाद उसको प्रूफ किया गया गायनेंड्रोमाप के जरिए, और ह्यूमन में और ड्रासोफिला के केस में X क्रोमोजोम्स के प्रोडक्ट किस तरह से बैलेंस किए जाते हैं, वो अलग अलग मैकेनिज्म डोजेज कंपनसेशन की, इनके साथ हमने इन्वॉल्व किया। उसके बाद चौथा एक फैक्टर आता है हार्मोनल, कि हार्मोनल फैक्टर कहाँ कहाँ रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन में। इसी तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर कहाँ कहाँ रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो दीज आर द all those factors which are responsible for the determination of sex in different animal groups are ultimately I have to describe to you, and I think कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक अगर आपके समझ में आ गया है तो हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्या उनके ऑप्शन होंगे, हमें भी समझ में आ जाए कि आपके समझ में आ गया। इफ़ X/A रेशियो इज 0.5 देन द ड्रासोफिला प्रोजेनी विल बी। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जेनिक बैलेंस थ्योरी में कि X/A के बहुत सारे रेशियो हैं और वो रेशियो डिटरमाइन करते हैं सेक्स को। तो आपको मालूम है कि अगर X/A ऑटोसोम का रेशियो 0.5 है तो ये प्रोजेनी किस में कन्वर्ट होगी, मेल में। फीमेल के लिए कितना होना चाहिए था, 1। इंटरसेक्स के लिए कितना होना चाहिए था, 1 और 0.5 के बीच में। सुपर मेल के लिए कितना होना चाहिए था, लेस देन 0.5। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, मेल। अगर 0.5 रेशियो है तो प्रोजेनी विल बी मेल। वीडिस लार्वा डेवलप इन द फ्री वाटर देन इट विल डेवलप इनटू। अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया है जस्ट कि अगर लार्वा प्रोबोसिस के साथ अटैच होगा तो वो मेल में कन्वर्ट होगा, लेकिन यही लार्वा अगर फ्री वाटर में डेवलप होता है तब वो फीमेल में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा, फीमेल। फ्री वाटर में डेवलप हो रहा है तो फीमेल के रूप में डेवलप होगा, प्रोबोसिस से अटैच होकर डेवलप हो रहा है तो वो मेल में डेवलप होगा। ये कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हमने। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का ये टॉपिक नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ जेनिक बैलेंस थियरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्दर रीडिंग है कुछ एक्स्ट्रा, अगर आप चाहें तो इनको और भी डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। हालांकि सारी चीज़ें आपकी कवर की जा चुकी हैं, एक एक पॉइंट। अगर आप लेक्चर को ही बेस बनाएंगे तो आप आराम से अपने आंसर को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से प्रोड्यूस कर पाएंगे। आई होप कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।